अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तक हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ कंप्लीट किए हैं और आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे। क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको पता है कि इसका ये मानना है कि जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, या उस पर कोई फोर्स अप्लाई करता है, तो वो दूसरी बॉडी जो होती है वो उस पहली बॉडी पर उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स वहाँ से रिटर्न करता है। ठीक, यानी ये हमेशा हम कहेंगे कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को यहाँ से पुश करते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद यानी कि हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ, या हम कहेंगे कि वहाँ पर ये अपना फोर्स जो है ये आगे बढ़ाती है, लेकिन जो आगे बॉडी कर होती है रेस्ट में ये उसमें वो अपना फोर्स ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन वो बॉडी उसको वहाँ से हिलने में उतनी आसानी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उसको वहाँ से अपोजिट फोर्स उस पर एक्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि इस लॉ को समझने के लिए इसके लिए कोई यहाँ पर इसको मैथमेटिकली वैसे हम यहाँ पर ऐसे जिस तरह से हमने सेकंड लॉ की बात की थी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हमारे पास जस्ट एग्जांपल्स हैं इसकी बहुत सारी, तो हम इसको क्लियरली वहीं उन्हीं से समझ सकते हैं। तो पहले मैं इनका आपको स्टेटमेंट देता हूँ इसका कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ का मानना है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कोई भी बॉडी, सपोज यहाँ पर हम एक बॉडी की बात करेंगे, कोई भी बॉडी है, सपोज ये है कोई बॉडी, इसका नाम है बॉडी ए, ठीक, और ये बॉडी जो होती है ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है, उसके बाद यहाँ पर दूसरी किसी बॉडी के साथ जिसका नाम है बॉडी बी, इसके साथ टकराती है, यहाँ से आते आते यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक। और उसके बाद ये फोर्स जो आपने इस पर अप्लाई किया था, तो ये अब अपना फोर्स किस में ट्रांसफ़र करती है, बी में, लेकिन ये बी जो है ये उतनी आसानी से यहाँ से आगे मूव नहीं करता है, जबकि ये बी जो होता है ये वही उतना ही फोर्स उस ए पर एक्ट करता है। हालांकि जब हम देखेंगे, क्योंकि ये फोर्स जिस फोर्स से ये मूव कर रहा था, सपोज इट वाज 10 न्यूटन, इट वाज 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन इसमें शिफ्ट नहीं करता है, क्योंकि आधा फोर्स इसको किस में लगता है, इसको आगे बढ़ाने में, लेकिन ये जो बॉडी बी होती है ये भी इसके साथ वहाँ से फोर्स इस पर एक्ट करती है। यानी ये जो फोर्स इस पर ए बॉडी पर एक्ट करेगी वो ये इसको रेजिस्ट करेगी, यानी ये बॉडी जो होती है ये बी जो है ये रेजिस्ट करती है, लेकिन जब इसका ये फोर्स जो ए का होता है ये इसको आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर मजबूर करता है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता है, और जिसकी वजह से कभी कभार ये ए जो होता है ये वापस भी आ सकता है, या ये अपनी जगह रुक भी सकता है, या ये थोड़ा सा इससे और आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अभी एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आप क्लियरली इसको समझ सकते हैं कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है तो इसको हमें समझने में कितनी आसानी होगी, ठीक है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर दो स्प्रिंग बैलेंसेस लिए हैं, है ना, ये जो है यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंसेस, ये और ये, ठीक, ये स्प्रिंग बैलेंसेस, तो यहाँ पर मैंने दोनों इन स्प्रिंग बैलेंस को रखा है। देखिए स्प्रिंग बैलेंस बी है ये, एंड दिस इज स्प्रिंग बैलेंस ए। जब हम इनको यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर जब हम इसको किसी के साथ बांध के रखते हैं और यहाँ से हम इसको खींचना शुरू कर देते हैं, तो आप देखोगे जो इस वाली स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी वही यहाँ पर ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसकी रीडिंग भी होगी, यानी यहाँ से आपने इसको पुल किया था, ठीक है ना, लेकिन ये जो स्प्रिंग बैलेंस बी है ये भी अपनी तरफ इसको ऐसे खींचता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये दो फोर्सेस जो होते हैं ये अपोजिट में एक दूसरे को एक्ट करते हैं,
जिसकी वजह से जो रीडिंग इसकी आ जाती है यहाँ पर बी की, वही रीडिंग यहाँ पर ए की भी आ जाती है। या हम कहेंगे कि ये जो फोर्स एक्ट हो जाता है किस पर, ये जो फोर्स इन्होंने एक दूसरे पे एक्ट किया था, तो ये टोटल इक्वल है, यानी यहाँ पर इनकी रीडिंग सेम है, और ये चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ये इस वाली डायरेक्शन में और ये इस वाली डायरेक्शन में मौजूद है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो फोर्स यहाँ पर बैलेंस जो बी ने, हाँ मैं यहाँ पर इसको पहले रब करता हूँ, हाँ अब देखिए जो बैलेंस यहाँ पर जो फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट करता है, स्प्रिंग बैलेंस ए है ना, जो स्प्रिंग बैलेंस ए किस पर एक्सर्ट करता है, बी पर जो एक्सर्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि हम उस फोर्स को फोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं, या हम इसको सिंपली एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी जो स्प्रिंग बैलेंस, ये वाली बैलेंस इस पर जो अपना फोर्स एक्ट करती है, हम इसको बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं इसके, मैंने आपके अभी जो स्टेटमेंट मैंने दिया आपको, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑलवेज एन इक्वल, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो ए बी पर जो फोर्स एक्ट करता है, तो इस फोर्स को इसको हम एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, एक्शन। और इसी तरह से इसकी अपोजिट में ये बी जो है, अब ये ए पर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की सेम होते हैं, यानी ए ने जो बी पर फोर्स एक्ट किया उसको हम एक्शन बोलते हैं। अब इसके बरक्स जो बी जो होता है, बी ए पर अपना फोर्स एक्सर्ट करता है, उस वाले फोर्स को हम फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी ए ने बी पर एक्शन किया और बी ने ए पर अपना रिएक्शन दिखाया। जो इस वाले बी की रीडिंग थी वही ए की भी रीडिंग है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल, ए का बी पर, बी का ए पर, दोनों का सेम फोर्स लगता है, यानी लेकिन इनकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन यहाँ की तरफ है और ये वाली डायरेक्शन यहाँ की तरफ, ये अपोजिट फोर्सेस हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि हमेशा जब हम यहाँ पर देखते हैं, हाँ तो अब देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो है स्प्रिंग बैलेंस ए, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस बी, तो हम कहेंगे कि सपोज ये दो बॉडीज हैं, देखिए बॉडी ए एंड बॉडी बी एक दूसरे के क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे सपोज जिस हिसाब से आपकी इस बुक पे एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, उन्होंने इसको ऐसे ही रखा होता है, ए का इस साइड रखा होता है और बी का इस साइड, वरना अगर आप आज की जो मॉडर्न जो बुक्स होती हैं या जो बुक्स वहाँ पर जनरली वो यहाँ पर इस साइड ए लिखते हैं और इस साइड बी लिखते हैं। इससे इस लेवल में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको जब आप आगे बढ़ोगे 11th में देखोगे या उससे आगे देखोगे, तो उस वक्त ये हो सकता है आपको कोई कन्फ्यूजन भी दिला सकता है। लेकिन मैं आपको दोनों जो कंडीशंस इस एनसीईआरटी की बुक का जो इस पे लिखा हुआ है और इसी तरह से जो आजकल जो बाकी बुक्स होती हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि, तो सबसे पहले हम इसी एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे। सपोज दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, ठीक है। तो ये दोनों बॉडीज जो हैं ये एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो फोर्स किस पर एक्ट होता है, फोर्स ए पर जो एक्ट होता है ड्यू टू बी, है ना। जो यहाँ हम ऐसे कहेंगे कि जो फोर्स बी पर एक्सर्ट होता है, जब हम इसको यहाँ से खींचते हैं वो किस पर आ जाता है फोर्स, वो बी पर फोर्स आ जाता है, किसकी वजह से, ए की वजह से। सपोज ये वाले यहाँ से हम इसको फोर्स जो खींचते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब अगर हम यहाँ पर इसका जो फोर्स जो आता है, ये इसको यहाँ से वापस धकेल देता है,
लेकिन ये खुद इसकी डायरेक्शन इसकी यहाँ की तरफ रहती है। सॉरी, ये ए जो है, ए की डायरेक्शन क्या है, हम कहेंगे जब हम इस नॉर्मल इसकी बात करेंगे, किसकी, जब हम एक स्प्रिंग बैलेंस की बात, तो इसकी डायरेक्शन ये रहती है, इसी तरह से बी की डायरेक्शन ये रहती है। तो अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ए जो है ये बी पर अपना फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। यानी जब ए ने बी पर अपना फोर्स एक्सर्ट किया, हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन बी, है ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यानी हम फोर्स किस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ए पे अपना फोर्स एक्सर्ट किया, लेकिन खुद जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ। यानी ए का जो फोर्स है वो बी पर पड़ता है, हम कहेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। फोर्स ऑन बी, बी पे हमने फोर्स डाला, तो ये किसकी वजह से था, ए की वजह से था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अब अगर आप यहाँ पर इस बॉडी को यहाँ से खींचोगे, सपोज बी ए या इस साइड है, तो उस वक्त कहोगे आप ये फोर्स जो है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर बताई कि ये वाला जब आप इस साइड हम बात करते हैं इट इज़ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, लेकिन जब हम यहाँ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में बात करते हैं इसकी, इट इज़ फोर्स ऑन ए, ठीक है, ड्यू टू बी, इस बॉडी बी की वजह से इस पर आ जाता है। तो इस हवाले से जब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, हम कहेंगे फोर्स ऑन तो अब हम यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन किस पर, बी पर जो पड़ता है ऑन ड्यू टू ए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं और ये बराबर रहते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर और एक एग्जांपल बताई है, जो यहाँ पर एक सेलर जंपिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बोट मूव्स बैकवर्ड्स, है ना। आप भी कभी इस पर बोट में चढ़े होंगे, तो जब हम फाइनली किस पर आ जाते हैं, फाइनली हम उसका जो एंड होता है, या हम कहेंगे कि जब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे आते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ये बोट होती है, जब हम बोट से अपना जो हमारा पैर होता है उससे उठाते हैं और ज़मीन पर रखते हैं, तो हमारा जो दूसरा पैर होता है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। तो यहाँ पर देखोगे जब हम अपना पैर इस पर रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा दूसरा पैर होता है, जब वो हमें क्या करना होता है, हमें ये भी ज़मीन पर लाना होता है। उस वक्त क्या होता है, जब हम इस पैर को यहाँ की तरफ लाते हैं, और इससे ये प्रॉब्लम होती है, ये जो बोट होती है ये किसकी तरफ जाती है, ये पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि खुद कहाँ की तरफ जाना होता है हमें, आगे की तरफ, है ना। तो यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर फोर्सेस एक्ट करते हैं ये हमेशा ये भी इसी अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। देखिए किस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पर ये जो बोट जो होती है ये इसको कहाँ की तरफ पुश करती है, बोट जो होती है ये हम खुद यहाँ की तरफ बैंक की तरफ आ जाते हैं, यहाँ हम किनारे की तरफ आ जाते हैं। तो इस वक्त ये बोट जो होती है ये अपने इस दूसरे पैर से इसको कहाँ की तरफ भेजता है, पीछे की तरफ, और खुद ये आगे की तरफ आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन जो होता है ये यहाँ पर अपोजिट में काम करते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं एक और एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर ये स्विमर की एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक रखी है। एक स्विमर जो होता है ये पुश करता है वाटर को पीछे की तरफ, है ना। आपने स्विमिंग की होगी कहीं
तो आप देखते हैं कि जब हम वाटर को इसको पुश करते हैं कहाँ की तरफ, अपने इस हैंड से, अपने फीट से इसको पीछे की तरफ, ये वाटर जो होता है ये कहाँ की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से द वाटर पुश द स्विमर फॉरवर्ड्स। तो जिसकी वजह से, चूंकि जब इसने पानी को पीछे की तरफ धकेला और वहाँ से पानी इसको क्या करता है, इसको आगे की तरफ बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं इस वाटर पर जो हम अपने हैंड और अपने फीट से इस पर हम अपना एक फोर्स जब एक्सर्ट करते हैं, उसको हम एक्शन बोलते हैं, है ना। तो वहाँ से जो फोर्स हमें वाटर प्रोवाइड करता है वो है फोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा और एक यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ कि ये बात आप अच्छी तरह से याद रखना कि जो फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं ये हमेशा एक्ट करते हैं अपोजिट में, ठीक है। यानी जो फोर्स ऑफ एक्शन जो होता है, अगर ये नॉर्थ की साइड जाए, और इसका फोर्स ऑफ रिएक्शन जो होता है ये हमेशा साउथ की ओर जाएगा फिर, ठीक है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ये, तभी यहाँ पर ये सक्सेसफुल, या हम कहेंगे कि यहाँ पर ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अपना काम करता है। इसके अलावा इसी तरह से फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, या हम ये एक्ट इन पेयर्स, ये हमेशा किस में काम करते हैं, जोड़े में। यानी ये हमेशा एक जोड़ा बन के, यानी फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन ये दोनों एक साथ रहते हैं, क्योंकि जब हम फोर्स ऑफ एक्शन किसी चीज़ पर करेंगे वो हमें वहाँ से रिएक्शन उसका दिखाता है। या हमने नॉर्मली सुना होगा, कहते हैं ना वो, इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल, यानी कि इसके लिए दो चाहिए होते हैं, है ना। अकेले कभी भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। या आपने देखा होगा जो मैग्नेटिक जो फोर्स होते हैं ये भी हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, कि पोल्स होते हैं अलग अलग। इसी तरह से यहाँ पर ये भी हम इन फोर्सेस को अलग नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, यानी जब हम किसी चीज़ पर एक्ट करते हैं वो वहाँ से रिएक्ट करता है, ठीक। इसी तरह से फिर यहाँ पर है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स बिकॉज फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़, हाँ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है, जब हम इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात की थी, हमने उसमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा था। देखिए बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का यहाँ पर ये कोई एग्जाम्पल नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि जब हम दो बॉडीज़ की बात करते हैं तो उस वक्त हमें यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स का काम नहीं रहता है, क्योंकि अब अगर आपको याद होगा हमने बैलेंस्ड फोर्स की बात की थी, तो हमने उसमें देखा था कि जब कोई बॉडी, उस पर हम फोर्स एक्ट करते हैं, जो एक्सर्ट करते हैं, अगर वो वहाँ से इतना ही फोर्स वापस करे, हम उसको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, है ना, एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि यहाँ पर एक ही बॉडी थी, वो एक ही बॉडी पे, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन जो है ये डिफरेंट बॉडीज़ पे, टू डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करता है। तो इसीलिए हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बैलेंस्ड फोर्स से अपने आप को कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि इससे आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हुआ हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो इसके अलावा फिर हम देखते हैं, ये हमारी इसकी कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने इसमें देखी, ठीक। चलो इसके बाद ये और इंशाल्लाह हमारा क्लियर हो जाएगा जब हम कल नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। तो आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।